हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शनिवार है आज, सैटरडे, और आज दिन है अपनी स्पेशल एसपीटी क्लास का, जिसको बोलते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास। मेरी भी फेवरेट क्लास है, आप में से भी काफ़ी लोगों की फेवरेट क्लास है। इस क्लास में जो लोग नए हैं उनको बता दें क्या करने वाले हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेज रखूँगा द हिंदू से लेकर के। सभी सेंटेंसेज द हिंदू के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, और हर सेंटेंस में आपको मिलेंगी कुछ हिडन एरर्स। अब देखो, वो एरर्स है ना, किसी तुक्के या रट्टे से नहीं, हमें सेंटेंस को ब्रेक करके निकालनी है। हर सेंटेंस को, हर वर्ड को मैं ब्रेक करूंगा ताकि आप लॉजिक से समझ सकें कौन सा वर्ड सेंटेंस में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा ग्रामर रूल कहाँ पे किस लॉजिक की वजह से लगाया जाएगा और एरर को निकाला जाएगा। तो ओवरऑल हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम के लेवल पे लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करेंगे। सेंटेंसेस सभी उठाए गए हैं द हिंदू से। क्लास को शुरू करने से पहले जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से जाके कर लेना। किसी भी एग्ज़ाम का इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इस ऐप से आपका कवर हो जाएगा। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। क्रिसमस के मौके पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, कोर्स को जाके अवेल कर सकते हैं। राइटिंग के कोर्स में बिल्कुल बेसिक से आपको राइट करना सिखाएगा इंग्लिश में। फिर चाहे एसएससी हो, स्टेट पीएससी एग्जाम्स हो, या कोई भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव हो, यहाँ से कवर हो जाता है। 60 से 70 घंटे का कोर्स है। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी फुल कोर्सेज मिल जाएंगे। बैंकिंग कोर्स में सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जो बैंकिंग में आते हैं, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया गया है वैरायटी वाइज। और उसी तरीके से एसएससी के सभी एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस को एसएससी के कोर्स में कवर किया गया है। कोर्सेज का फायदा ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक रखा है। ये नंबर है टीम का व्हाट्सएप का, कोई भी क्वेरी होने पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए अब आ जाओ अपने फर्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, चैलेंज के साथ में कुछ एरर्स को मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ। ढूंढ सको तो ढूंढो, बाकी मैं अपने अब एसबीटी मेथड को लगाएंगे और फिर एक एक एरर को अपने निकालेंगे। सेंटेंस कुछ ऐसा है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन विच बोथ द कंट्रीज क्लेम अ फ्यू बॉर्डर विलेजेस एंड वैलीज एज देयर resembles to India-Pak border disputes in which in many ways while differing in some aspects। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। कह रहे जी जो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर को लेकर के झगड़ा है, कह रहे जी इन विच, जिसके अंदर दोनों ही देश जो हैं, बोथ द कंट्रीज़ हैं, वो क्लेम करते हैं, यानी कि दावा ठोकते हैं। और किस पे दावा ठोकते हैं भाई? कुछ एक बॉर्डर विलेजेस पे और कुछ एक वैलीज पे। विलेज का मतलब है गांव, वैली का मतलब है घाटी। तो कुछ घाटी या गांवों पे दोनों ही देश अपना अपना दावा ठोकते हैं। और कैसे ठोकते हैं? इस तरह से, एज देयर, उनका बता करके। भाई इंडिया बोलता है हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, इस तरीके से दावा ठोकते हैं। कह रहा है ये डिस्प्यूट जो है ना, इस टाइप का डिस्प्यूट जो है, ये डिस्प्यूट रिसेंबल करता है। रिसेंबल का मतलब होता है सिमिलर होना, एक जैसा होना। कह रहे बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है। और कैसे? कह रहे कई वेज में, कई तरीकों में। तो कई तरीकों में या कई एस्पेक्ट्स में ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा है। कह रहे जबकि वाइल डिफरिंग इन सम एस्पेक्ट्स, डिफर करते हुए, अलग होते हुए कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स में, कुछ दूसरे पहलुओं में। तो ज़्यादातर पहलुओं में इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट एक ही जैसा है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में डिफर भी करता है। दोनों जो डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। चलिए आ गया समझ में सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, अब अपने दिमाग में इसको आपको करना है ब्रेक। ब्रेक करके एक एक एरर को निकालेंगे। ब्रेक करने के 2-3 रूल हैं, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखो सारे वर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर दिया हुआ है। किसी को मैंने दिया है ब्लैक, किसी को दिया है ब्लू, है ना, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लू, किसी को येलो, तो किसी को पिंक। रेड कलर भी आपको मिलेगा। तो ये कलर का जो कोड है ये ऊपर आपको मिल जाएगा। ग्रीन कलर में मिलेंगे नाउन्स, ब्लैक कलर में मिलेंगी, डार्क ब्लैक में प्रेपोजिशंस, येलो में मिलेंगी कंजंक्शंस, ब्लू में मिलेंगे एडजेटिव्स, रेड में मिलेगी वर्ब और इन्फिनेटिव्स, और पिंक में मिलेगी अगर आएगी तो एडवर्ब्स। तो ये कलर कॉम्बिनेशन को आपको थोड़ा सा समझना है। धीरे धीरे आप भी इन चीज़ों को पकड़ना सीख लेंगे अगर एसबीटी क्लासेस इनफ आप ले चुके हैं। इन क्लासेस में यही वर्ड्स को मैं आपको अलग अलग जो है पार्ट्स में ब्रेक करना सिखाता हूँ। अब रूल है 3। रूल नंबर 1 ये, इस पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, एटलीस्ट 1। 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इस बात की कोई बहस नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैं आपसे, कम से कम एक तो जरूर होगा। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 1 है, 2 है, 5 है, कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है, ये रूल नंबर 2। 5 सब्जेक्ट है तो 5 वर्ब्स तो होनी होनी है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती हैं। और रूल नंबर 3, ये जो आप देख रहे हो ना गहरे काले वर्ड्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
एट, इन, ऑन, बाय, ये सब होती है प्रेपोजिशंस। हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अब समझना ये है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ नाउन बनेगा, यानी ग्रीन कलर का वर्ड बनेगा। तो इन रूल्स के ऊपर पूरा अपना ये सिस्टम जो है टिका है। चलो मैं ब्रेक करने चलता हूँ इसको। देखो, पहले आया है इंडिया, फिर आया है चाइना, फिर आया है बॉर्डर, फिर आया है डिस्प्यूट। इंडिया भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। चाइना भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। बॉर्डर एक कॉमन नाउन है, डिस्प्यूट एक कॉमन नाउन है। थोड़ा सा आपको बेसिक्स कर लेना चाहिए, यूट्यूब होम पेज पे रखे हुए हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्का फुल्का आना चाहिए। तो इंडिया और चाइना दोनों नाउन्स हैं, बॉर्डर भी नाउन है, डिस्प्यूट भी नाउन है। चार नाउन एक साथ मिल करके आए हैं। ये क्या बनाएंगे सर? ये बनाएंगे एक सिंगल नाउन को, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, इसका काम क्या होता है? ये कई सारे नाउन्स का ग्रुप बनता है और एक सिंगल नाउन की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बार बार, आइस, आइस और टी का। आइस भी एक नाउन है, टी भी एक नाउन है, दोनों को मिलाकर के अगर बोल दूँ आइस टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब इसमें टी और आइस अलग अलग नहीं है, ये एक नई चीज़ है, दोनों का कंबाइंड एग्जिस्टेंस है। आइस टी का मतलब है एक स्पेशल जो है ड्रिंक। वैसे ही जैसे मैं आपको बोलूँ स्पोर्ट्स, और वैसे मैं बोलूँ कार। स्पोर्ट्स भी एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, लेकिन दोनों को अगर मिला दूँ तो स्पोर्ट्स कार बन जाएगी। अब स्पोर्ट्स कार एक सेपरेट एंटिटी है। ऐसी कारें जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं, रेसिंग के वक्त, स्पोर्ट्स कार कहलाती हैं। तो जब 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 10 नाउन्स एक साथ मिल जाएं और उनका एक नया मीनिंग निकलने लगे, तो वो नाउन्स सिंगुलर नाउन की तरह, सिंगल नाउन की तरह बिहेव करते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। अब देखो, इस पूरे को अगर जोड़ दें ना, इसका मतलब पता क्या है? इंडिया चाइना के बीच का विवाद जो हुआ है बॉर्डर पे, बन गया आपका कंपाउंड नाउन, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। चलो जी, अब ये जो पहला नाउन है कंपाउंड नाउन, सेंटेंस का पहला नाउन जो है वो बनेगा आपका सब्जेक्ट। रूल नंबर 1 आपका हो गया यहाँ पे सेटिस्फाई। सब्जेक्ट आपको चाहिए था, पहला ही नाउन मिल गया, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि किसी वर्ब या प्रेपोजिशन से वो जुड़ा नहीं है। अब और आगे बढ़ो। रूल नंबर 2 कहता है कि सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, हर सब्जेक्ट को। वर्ब यहाँ पे आ नहीं रही, यहाँ आ रही है कंजंक्शन, तो वर्ब कहीं और आगे आएगी। और कंजंक्शन आने का मीनिंग ये है कि एक सब्जेक्ट और सेंटेंस में आने वाला है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को, है ना, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को मिलाना। तो पहले इसके सब्जेक्ट है तो बाद में भी एक सब्जेक्ट आएगा। अब देखो आगे, आगे है बोथ नाम का एडजेक्टिव। बोथ का मतलब होता है दोनों, और उसके बाद लगा हुआ है आर्टिकल, जो कि एक नाउन से पहले आना चाहिए, और नाउन आया इसके बाद में कंट्रीज। समझ रहे हो? इस कंजंक्शन ने ना एक नए नाउन को इंट्रोड्यूस किया है, नए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट नंबर 2। और इस सब्जेक्ट नंबर 2 के लिए आर्टिकल आया है द, और इसके लिए ही एडजेक्टिव आया है बोथ। अब देखो, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है क्लेम, वर्ब नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब अभी तक नहीं मिली है, आगे मिलेगी तब देखेंगे। अब बढ़ते जाओ। कंट्रीज प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, कंट्रीज क्लेम करती हैं। अब देखो, कंट्रीज क्या क्लेम करती हैं? कंट्रीज क्लेम करती हैं बॉर्डर विलेजेस को। बॉर्डर भी नाउन है, विलेज भी नाउन है, दोनों मिल गए, कंपाउंड नाउन बना दिया। बॉर्डर विलेजेस का मतलब है सीमा पे बसे हुए गांव। तो क्लेम वर्ब से वट का रिप्लाई किया है बॉर्डर विलेजेस ने। और याद रखें, किसी भी वर्ब से अगर कोई नाउन वट या होम का रिप्लाई करता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लेम किसको करती हैं? दे क्लेम बॉर्डर विलेजेस। व्हाट डू दे क्लेम? दे क्लेम बॉर्डर विलेजेस। तो बॉर्डर विलेज जो है क्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी, एक एडजेक्टिव है, एक क्वांटिफायर है, बॉर्डर विलेजेस के लिए आया गया है। आगे लग गया एंड। अब देखो, एंड से पहले एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद में भी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। कंजंक्शंस का यही तो काम है ना, इन विच, एंड, ईदर, और, नीदर, नोर, बट ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। तो ये सारी कंजंक्शंस क्या करती हैं? दो बराबर के वर्ड्स को आपस में मैच करवाती हैं। तो ये क्लेम जो है ना, कंट्रीज ना केवल बॉर्डर विलेजेस को कर रही हैं, बल्कि ये क्लेम कर रही हैं वैलीज को भी। बात आ रही है समझ में? ये दोनों ही नाउन्स एंड से मिलकर के इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अब और आगे बढ़ो। आगे मिला आपको एज प्लस में एक प्रोनाउन का कॉम्बो। याद रखें, एज प्लस में प्रोनाउन, एज प्लस में नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो दोनों में से, वो कहलाता है एक एडवर्बियल फ्रेज। आई सी यू एज माई फ्रेंड। मैं आपको मेरे दोस्त की नज़र से देखता हूँ। आ रही बात समझ में? कैसे देखता हूँ भाई? दोस्त की तरह देखता हूँ, एज माई फ्रेंड। तो कैसे देखता हूँ को बताने वाला जो एडवर्बियल फ्रेज है, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। वैसे ही ये कंट्रीज क्लेम करती हैं विलेजेस और वैलीज को अपना मान करके, एज देयर्स। ये कहलाती है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। कौन काम कैसे हो रहा है, वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर बनाता है। आई सी यू एज माई फ्रेंड, मैं आपको देखता हूँ मेरे दोस्त की तरह। कैसे देखता हूँ? एज माई फ्रेंड। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर बनाता है एज प्लस में नाउन का या प्रोनाउन का कॉम्बो। याद रखनी पड़ेगी इतनी चीज़, एज प्लस में देयर आपको मिल गया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मिल गई वर्ब। बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 था, इसकी वर्ब गायब थी, अब इसकी वर्ब आपने इसको दे दी कॉमा के बिल्कुल बाद। अब 2 प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना होता है, ऑब्जेक्ट है इस केस में इंडिया पाक बॉर्डर डिस्प्यूट। अगेन ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, इंडिया पाक बॉर्डर डिस्प्यूट चारों से मिलकर बना है। जैसे स्पोर्ट्स कार है, आइस टी है, बिल्कुल उसी तरीके से इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेज। वेज मैनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कई रस्तों की बात कर रहा है। एक रास्ता तो 1 वे, 2 रास्ते तो 2 वेज, 3 रास्ते तो 3 वेज, मैनी तो मतलब कई सारे वेज। तो मैनी ने वेज को क्वांटिफाई किया, इसलिए इसका बन गया एडजेक्टिव। अब देखो फिर लग गया कोमा और यहाँ लगी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये इन लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट है एस्पेक्ट्स, ये सम एक एडजेक्टिव है, ये इसको जो है एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। अब इन दोनों को समझना है, दोनों क्या हैं। देखो इनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जैसे खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो मैं कर क्या रहा था, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ऐसे लिखूँगा ना, लेकिन मैं खाना भी खा रहा था, तो दोनों काम साथ में हो रहे थे। तो आप क्या करो, एक सीधा सा काम करो, आई वॉज वॉचिंग टीवी लिख करके फिर लगा दो कॉमा और यहाँ लिख दो खाना खाते हुए, तो यहाँ लिख दो ईटिंग माई डिनर, हैविंग माई डिनर या ईटिंग माई डिनर, जो भी लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिर बता रहा हूँ मैं, जब 2 काम एक साथ होते हैं तो एक काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बता दो। वैसे यहाँ भी वही हुआ है। इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक दूसरे की तरह ही हैं, और कब डिफर करते हुए, अलग होते हुए कई पहलुओं में, कई एस्पेक्ट्स में। आई बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही? अब ये जो पूरा फ्रेज होता है ना, इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज भी बोलते हैं, जो कि साइमल्टेनियस एक्शन को बताता है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। और इसको हम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर भी बोलते हैं। दोनों, अब इसमें बहुत अंदर नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना समझना है आपको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, पीपीएस है। और इसके आगे वाइल जो है ना, वाइल ये ऑप्शनल होता है। अगर आप खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी और खाना खाते हुए, तो आपने यहाँ लिख दिया हैविंग डिनर या हैविंग लंच, जो भी खाना खा रहे थे आप जिस भी वक्त का। तो इसके पहले वाइल जो है ना ऑप्शनल है, चाहे तो लगा दो चाहे मत लगाओ। तो ये वाइल मैंने लगा रखा है, आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। डिफरिंग इन सम एस्पेक्ट्स भी लिखा जा सकता है। चलिए अब ये पूरी खिचड़ी को समेटते हैं, फिर इसमें से निकलेंगी एरर्स। पूरा ब्रेक कर रहा हूँ आपके सामने फिर से एक बार, घबराना नहीं है, पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना शुरू में लगती है मुश्किल, पर एक बार करने लग जाओगे तो ये मैथ्स है। मैथ्स में कभी घबराते हो क्या? आपको कोई क्वेश्चन मिलता है टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड जो है वर्क का, तो आप घबराते नहीं हो, उसको देख के मज़ा आता है आपको। तो उसको मज़ा आना चाहिए आपको देख करके, धीरे धीरे सीखोगे। सब्जेक्ट नंबर 1 है आपके सामने, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इन विच क्या है, एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन ने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से मिलाना है, तो मतलब एक सब्जेक्ट और आएगा, और बिल्कुल आया भी। ये आ गया सब्जेक्ट नंबर 2 कंट्रीज़, आ गया कि नहीं? बोथ एक एडजेक्टिव है, इस दूसरे सब्जेक्ट के लिए आया है, दोनों ही कंट्रीज। दूसरे सब्जेक्ट की वर्ब है क्लेम, वर्ब है वी टू क्लेम, और क्लेम किया जा रहा है एक तो बॉर्डर विलेजेस को और दूसरा वैलीज़ को। दोनों ही इस क्लेम वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, बॉर्डर विलेजेस एंड वैलीज। बीच में लगी हुई है एंड कंजंक्शन, दोनों इसको मिला रहे हैं। अब फ्यू यहाँ पे क्वांटिफायर है, एक एडजेक्टिव है, कुछ एक बॉर्डर विलेजेस की बात हो रही है, क्वांटिफाई कर रहा है, किसी की गिनती बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव काम करेगा। इसके बाद में एज प्लस में नाउन या प्रोनाउन कॉम्बो आया, जिसको एडवर्बियल कॉम्बो बोलते हैं। कौन सी चीज़ किस प्रकार से हो रही है? आई सी यू एज माई फ्रेंड, दे बोथ क्लेम अ फ्यू बॉर्डर विलेजेस एंड वैलीज एज देयर, है ना। तो ये एज प्लस में नाउन का प्रोनाउन का कॉम्बो है जो एडवर्ब की बात कर रहा है। अब देखो सब्जेक्ट 1 की वर्ब अभी तक बाकी थी, वो आ गई यहाँ पे रिसेंबल्स, वर्ब नंबर 1। 2 प्रेपोजिशन है, इसको एक ऑब्जेक्ट देना है, इसका ऑब्जेक्ट है ये बड़ा सा कंपाउंड नाउन, इंडो पाक चाइना जो है बॉर्डर डिस्प्यूट। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेज, इसके लिए मैनी नाम का एडजेक्टिव आया हुआ है कई तरीकों से, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 5 वे, 6 वेज, है ना, मैनी वेज। डिफरिंग यहाँ पे पीपीएस से है, इसको एक्चुअली मुझे ब्लू कलर देना चाहिए एडजेक्टिव वाला, मैंने ग्रीन दे दिया गलती से। डिफरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा है, जिससे पहले वाइल आ भी सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, ऑप्शनल होता है, इस केस में आया हुआ है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एस्पेक्ट्स। सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, कई एस्पेक्ट्स, कई की बात कर रहा है। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, किसी चीज़ का फेसेट, है ना, पहलू। चलो अब आपने इसको ब्रेक कर लिया, अब एरर दिखाऊँ आपको सारी, चलो साइड में आ जाओ तभी मिल पाएंगी। देखो पहली एरर है इस कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपके पास इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जिनकी सिनोनिमस वर्ब्स अपने साथ में एक प्रेपोजिशन लेंगी, लेकिन वो वर्ब्स खुद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती हैं। जैसे सीक का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, और लुक फॉर का मतलब भी है किसी चीज़ को ढूंढना, लेकिन लुक फॉर में लुक के बाद फॉर आएगा, सीक के बाद फॉर नहीं आता है।
बात एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन सीख आती है बिना प्रेपोजिशन के, और लुक के साथ में फोर आएगा। जब इनको ऐसे मैच करोगे तब ये दोनों बराबर हैं। वैसे ही अपोज का मतलब है विरोध जताना, ऑब्जेक्ट का मतलब है विरोध जताना, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगाया जाता है, अपोज के बाद में टू नहीं आता वर्ब फॉर्म में। आंसर का मतलब है जवाब देना, रिप्लाई का मतलब है जवाब देना, लेकिन आंसर के बाद में टू नहीं आता जिसका जवाब दे रहे हो, रिप्लाई के बाद में टू आता है। प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, प्लीज प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। आंसर के बाद में टू लगाया मैंने, नहीं आएगा। आंसर टू माई क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, आंसर नाउन फॉर्म में टू लेता है, लेकिन वर्ब फॉर्म में प्लीज आंसर टू माई क्वेश्चन ये गलत है। कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ आप जानते हैं, ये बहुत ही मशहूर सा पेयर है, कंसिस्ट के बाद में ऑफ, कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता, रीच के बाद में एट नहीं आता, लेकिन अराइव के बाद में एट आता है। आई हैव रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन ये गलत है, आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन ये सही है, एट को इसके बाद में नहीं लगाना है, अराइव के बाद में एट आ जाएगा, मीनिंग दोनों का एक है। वेट और अवेट भी ऐसे चलते हैं, दोनों का मतलब है किसी को मतलब समझ गए ना, राह देखना, किसी का इंतजार करना। ओपोज और ऑब्जेक्ट टू का भी मतलब यही है, रिसेंबल और बी सिमिलर टू भी यही है, और इनहैबिट और लिव इन भी यही है। अब एग्जांपल देता हूं आपको, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। स्टूडेंट्स आर वेटिंग या अवेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट्स वेट या अवेट फॉर कर रहे हैं अपने एग्जाम रिजल्ट के लिए। अगर ये आपके क्वेश्चन हो फिलर्स का तो क्या चूज करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हो क्लोज टेस्ट का तो क्या चूज करेंगे, वेट करेंगे या वेट करेंगे। सर फोर आ गया है, फोर आ गया है, फोर के साथ में अवेट नहीं आ सकता, फोर के साथ में तो वेट ही आएगा, अवेटिंग फॉर गलत है, यहाँ लिखेंगे वेटिंग फॉर। समझ गए। वैसे ही सम ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट या लिव दिस एरिया, कुछ पुरानी जो है कबीले या ट्राइब्स जो हैं वो इस एरिया में रहती हैं। इनहैबिट करना और लिव करना एक ही बात है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इन लगा है क्या, नहीं लगा, तो यहाँ पे लिव नहीं लगाया जा सकता। अगर लिव लगाया जाए तो यहाँ पे इन भी लगाना पड़ेगा, जो इस सेंटेंस में दिया नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको हिंट दिया एग्जामिनर ने कि इनहैबिट को चूज कर, लिव को चूज मत कर, मतलब दोनों का एक है। वैसे ही यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर या यू रिसेंबल माई सिस्टर, तो सिमिलर और रिसेंबल एक ही बात है। रिसेंबल वर्ब है, सिमिलर एडजेक्टिव है, बी वर्ब के साथ में आता है। तो यू आर सिमिलर टू या यू रिसेंबल टू। अब मुझे बताओ रिसेंबल के बाद में टू लगेगा, नहीं लगेगा। अगर टू लगा हुआ है तो एग्जामिनर इशारा दे रहा है कि भाई रिसेंबल मत चूज करके आना, इसके साथ में टू नहीं आता, इसके जैसा ही मीनिंग दे देगा आर सिमिलर। तो यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर, आप मेरी बहन जैसे हैं, देखने में मेरी बहन जैसे हैं, कहने का मतलब ये। चलिए अब देखो ये आपको मिल गई एरर यहाँ पे, बॉर्डर डिस्प्यूट रिसेंबल्स टू इंडिया बॉर्डर, इंडिया पाक बॉर्डर डिस्प्यूट। भाई ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, वर्ब सही है, लेकिन इसके बाद का प्रेपोजिशन गलत है। क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, या तो रिसेंबल्स लिखा रहने दो, टू को निकाल दो, या फिर इसको यहाँ लिख दो, रिसेंबल्स की जगह पे इज सिमिलर टू। आई बात समझ में। इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों साथ में नहीं रहेंगे, मैं इसको निकाल देता हूँ। एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। ढूंढी किसी ने, मिली किसी को। चलो एरर नंबर 2 है, थोड़ी सी एडवांस्ड, ऐसे साइड में आओगे तभी समझ पाओगे। देखो ये मेरा के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है माई, लेकिन मेरा के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है माइन भी। माई जो है ना, माई उसका मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है, लेकिन माई है एक एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, माइन है एक पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको ये समझना है कि जब मेरे की बात हो तो मैं कब माई लगाऊं और कब माइन लगाऊं। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। या फिर टेक्निकल भाषा में कब एडजेक्टिव लगाऊं या कब प्रोनाउन लगाऊं। अब इसका सवाल का जवाब क्या है। सर सवाल का सीधा सा जवाब है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर मेरा के बाद में कोई नाउन दिया हुआ है ना तो मुझे एडजेक्टिव लगाना है, अगर कोई नाउन दिया ही नहीं हुआ तो फिर मेरा के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं, मैं बल्कि प्रोनाउन लगा के आऊँगा माइन। सिंपल सेंटेंस है। चलो मेरा के लिए माई और माइन, तुम्हारा के लिए यू और योर्स, हमारा के लिए आर और आर्स, उसका के लिए हिज या हिज, मेल के लिए है ना हिज और हिज सेम रहता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन फॉर्म में, इसके आगे एक एस और नहीं लगाना। हर और हर्स रहेगा किसी फीमेल के लिए और उनका के लिए रहेगा देयर और देयर्स। सिंपल है फॉर्मूला, चलो लगा के देखें। दिस इज़ माई या माइन हाउस, ये मेरा घर है। भाई मेरा तो ठीक है, इसके बाद में घर नाम का नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। भाई जब नाउन आ गया तो फिर मेरा के लिए माइन यूज़ नहीं होगा, नाउन ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए नाउन के साथ लगाने के लिए, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई हाउस। वैसे ही दिस हाउस इज़ माई या माइन, ये घर मेरा है। भाई ये मेरा घर है और ये घर मेरा है, मैं बात वही है, दो तरीके से कर रहा हूँ। ऊपर वाले में क्या है, ये मेरा घर है, और इसमें क्या है, ये घर मेरा है। अब यहाँ पे मेरा चाहिए, मेरा, कोई नाउन इसके बाद में नहीं आ रहा, तो पंगे मत लो, एडजेक्टिव लगा के आओ, प्रोनाउन से कोई पंगा नहीं लेना। ऐसे करोगे ना,
अरे भाई एडजेक्टिव तब लगेगा जब नाउन रखा हो, नाउन नहीं रखा हुआ तो एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है। तो दिस हाउस इज माइन, है ना। शी इज ए फ्रेंड ऑफ आर या आर्स, वो एक दोस्त है हमारी। हमारी किसकी भाई? हमारी। जब हमारी दोस्त है वो, तो यहाँ पे हमारी के लिए आवर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, हमारी के लिए आवर्स आएगा, आवर नहीं आ सकता। और यू शुड बी कंसर्न फॉर योर या योर्स करियर, आपको कंसर्न होना चाहिए, आपको चिंतित होना चाहिए अपने करियर के लिए। यहाँ पे योर और योर्स में से करियर के हिसाब से मैं चूज करूँगा योर को। योर आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है, बाद में करियर नाम का नाउन रखा है, तो एडजेक्टिव और नाउन मैच हो जाएंगे, योर्स का कोई काम नहीं है। बस वैसा ही कुछ अगर फॉर्मूला यहाँ लगा हो, तो दोनों ही कंट्रीज क्लेम करती हैं अपनी तरह या अपना समझ के, एज देयर। एज देयर, देयर के बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या भाई? एज देयर, अपना समझ के क्लेम करती हैं, अपना समझ के क्लेम करती हैं। अपने की बात हो रही है ना, या उनके की बात हो रही है ना, तो उनके के लिए आपको बिना नाउन के यूज़ करना है प्रोनाउन को। नाउन तो यहाँ लगा नहीं हुआ कोई, तो प्रोनाउन क्या होता है देयर का? देयर का प्रोनाउन होता है जी देयर्स, देयर्स। तो इस केस में मुझे क्या लगाना चाहिए सर? इस केस में लगाना चाहिए एज देयर्स। एडवांस एरर है, लेकिन ऐसे समझोगे। अब याद रहेगी एरर हमेशा, जब भी मेरा तेरा तुम्हारा कुछ भी जो ऐसा पजेसिव हो ना, तो वहाँ चेक कर लेना नाउन बाद में रखा है या नहीं रखा। लॉजिक आपको बता दिया है। अब आ जाओ थर्ड नंबर एरर पे। थर्ड नंबर एरर सबसे आसान है, ये है वोकैब की। दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक है डिफर, DIFFER, एक है डिफर, DEFER। डिफर के भी दो मीनिंग है, डिफर के भी दो मीनिंग है। स्पेलिंग देख लो, ये IFF, ये EF। इसके दो मीनिंग्स क्या क्या कहते हैं? पहला मीनिंग है किसी से अलग होना, डिफरेंट होना। दूसरा मीनिंग है किसी से डिसएग्री करना, असहमत होना। पर ये जो डिफर है, इसके भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी की बात को मान लेना आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, कुछ बात उन्होंने बोली आपको जो पसंद नहीं आई आपको, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपने उस बात को मान लिया, तो आप बोलोगे आई डिफर टू देयर एडवाइस या आई डिफर टू देयर सजेशन। समझ गए? पहला मीनिंग ये। दूसरा मीनिंग डिफर वर्ड का होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, 10 तारीख से 15 तारीख पे जो है धकेल देना। तो ये चारों मीनिंग आपको याद रखने हैं इन दोनों वर्ड्स के, और आपस में इनको कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। योर सिचुएशन डिफर्स या डिफर्स फ्रॉम माई सिचुएशन, आपकी सिचुएशन अलग है मेरी सिचुएशन से। अलग होने के लिए डिफर वर्ड को यूज़ करते हैं, टू बी डिफरेंट इन फॉर्म। तो यहाँ लिखूंगा योर सिचुएशन, FF वाला, IFF वाला, डिफर्स ये नहीं आएगा, फ्रॉम माई सिचुएशन। वैसे ही वी हैड टू डिफर या डिफर अ ट्रिप ड्यू टू एन एमरजेंसी, हमें धकेलना पड़ा आगे, खिसकाना पड़ा आगे, पोस्टपोन करना पड़ा हमारी ट्रिप को एक इमरजेंसी की वजह से। अरे पोस्टपोन कर रहा है तो डिफर करेगा, IFF नहीं आएगा, ये आएगा ये वाला डिफर। द गवर्नमेंट डिफर्स या डिफर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑन द मैटर, गवर्नमेंट जो है असहमत है या अलग है, डिफरेंट है, और किससे? विपक्ष से, इस पूरे मामले पे, ऑन द मैटर पे। जब किसी से असहमत होते हैं, अलग होते हैं, तो DIFFER यहाँ पे ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। और चौथा देख लो, द मैनेजमेंट डिफर्स या डिफर्स टू द वर्कर्स यूनियन, मैनेजमेंट जो है डिफर करती है वर्कर्स की यूनियन से। अब देखो यहाँ दोनों ही मीनिंग है, हो सकता है मैनेजमेंट डिसएग्री करती हो, और हो सकता है मैनेजमेंट जो है वर्कर्स की यूनियन की बात मान रही हो, सरेंडर कर रही हो। दोनों ही काम हो सकते हैं ना, है कि नहीं? अब इसमें आएगी काम प्रेपोजिशन। जब भी आप डिफर के बाद में टू देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप किसी से अग्री कर रहे हैं, किसी की बात को मान रहे हैं, उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। और जब किसी से अलग होंगे, डिसएग्री करेंगे, डिफरेंट होंगे, तो हमेशा फ्रॉम लगा होगा। बात आई समझ में? तो ये फ्रॉम की निशानी भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। फ्रॉम आएगा अगर DIFFER आएगा तो। डिफर फ्रॉम माई सिचुएशन, है ना, डिफर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन। यहाँ पे वो वाला काम नहीं हो रहा, फ्रॉम लगा होता तो दोनों असहमत होते, यहाँ टू लगा हुआ है। टू लगाने का मतलब है किसी चीज़ को मान लेना, तो इन्होंने मान लिया वर्कर्स की यूनियन की बात को, DEFER। तो प्रेपोजिशन का जो पंगा है साथ में याद रखना है इसका। चलो बढ़े आगे। यहाँ भी वही हुआ है, एक दूसरे से कई एस्पेक्ट्स में डिफर करते हैं, डिफरिंग, तो यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे वो लगेगा FF, DIFFER। अब यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डिफर फ्रॉम ईच अदर करते हैं, तो फ्रॉम ईच अदर हमने लिखा नहीं हुआ। अगर ईच अदर लिख देता ना, डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर लिख देता, तब फ्रॉम आ जाता। एक दूसरे से अलग है तो ईच अदर लिखना था ना, तो वो तो लिखा नहीं हमने, इसलिए फ्रॉम नहीं लगाया। चलो 3 एरर्स हो गई। आ जाए नेक्स्ट सेंटेंस पे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये मैंने आपको पिछली क्लास में एज क्विज दिया था क्लास के एंड में, अब उसी को अपने यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट ही वांटेड टू डू वर टू कैश ऑन द वेव
of support that would has led his party to invade the opposition strongholds in the upcoming elections। कह रहे जो चीज़ ही wanted वो चाहता था to do करना, what he wanted to do, जो वो चाहता था करना। कह रहे वर वो थे या वो थी, ये वाली सब चीज़ें थी। और क्या चीज़ थी भाई कि वो कैश ऑन करे। कैश ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, मौका रहते चौका मारना, समझ गए, फ़ायदा उठाना। कैश ऑन करे उस लहर पे जो आई है सपोर्ट की। सपोर्ट मतलब सबका, समझ गए ना, सबका जो आपके पीछे जो भरोसा है। और वो कौन सी लहर है? जो लहर वुड हैज़ लेट करेगी, लेट का मतलब है इजाज़त देना, परमिट करना। वो लहर जो देगी परमिशन उसकी पार्टी को कि पार्टी इन्वेड कर दे, अंदर घुस जाए, भेद दे। और किसको? ऑपोजिशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, विपक्ष के मजबूत एरियाज़ को, जहाँ पे विपक्ष हमेशा जीतता है। और कब होगा सारा काम? आने वाले इलेक्शंस में, इन द अपकमिंग इलेक्शंस। तो ये छोटू सा सेंटेंस है लेकिन बड़ा धमाका है, पढ़ने में भी थोड़ा मुश्किल है। रिपीट कर दूँ एक बार। जो वो चाहता था करना वो था ये वाला काम कि वो कर दे फ़ायदा उठाने का काम, कैश ऑन करने का काम उस लहर पे, उस वेव पे जो है सपोर्ट की। और कैसे करेगा? कौन सी सब वेव है? ये वही वेव है जो लेट करती, जो परमिट करती, उसकी पार्टी को इजाज़त देती, अलाउ करती कि पार्टी भेद सके, इन्वेड कर सके। और कहाँ पे? अपनी अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में जहाँ अपोजिशन का होल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे चुनाव क्षेत्रों में जहां अपोजिशन हमेशा जीतता है, तो वहां तक पार्टी घुस सके। और कब घुसेगी पार्टी? आने वाले चुनावों में, इन द अपकमिंग इलेक्शंस। अब देखो इस सेंटेंस को अपने करना है ब्रेक। छोटा सा सेंटेंस है, 3 एरर्स हैं, ठीक है। वर्ड से शुरू हुआ है, वर्ड एक प्रोनाउन है। अब आप पूछोगे सर वर्ड से क्वेश्चन भी तो आता है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? तो भाई आता है, लेकिन लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क हो तभी वर्ड से आप बनाते हैं क्या? क्वेश्चन वाला जो है इसको एडवर्ब, है ना। प्रोनाउन होता है वैसे, तब भी उस क्वेश्चन में प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात तो हो ही नहीं रही। तो वर्ड जो है ना एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन को हमेशा वर्ब चाहिए होती है। ये सेंटेंस का पहला प्रोनाउन बन गया। अब ध्यान क्या रखना है? हु, विच, दैट और व्हाट, ये चारों प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस इनको बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? सेंटेंस में कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन दोनों का काम करना। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन। रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं जो कंजंक्शन प्लस में एडवर्ब दोनों काम करती हैं। हाउ है, विच है, वेयर है, वाई है। थोड़ा सा बेसिक में जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सर ये अकेला नाउन नहीं होने वाला है सेंटेंस में, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब सेंटेंस में एक नाउन और आएगा जिसके लिए ये कंजंक्शन और दूसरा प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट 1 तो है, लेकिन ठीक इसके बाद सब्जेक्ट 2 भी आपको मिल रहा है। कंजंक्शन कहाँ है? ये खुद ही तो कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम कर रहा है। आगे बात समझ में? दोनों सब्जेक्ट्स को अपनी अपनी वर्ब देनी है। अब देखो ये दूसरे वाले के बाद में जो वर्ब आ रही है वो तो इसी से मैच होगी। तो ये हो गई वर्ब नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 की। और टू डू जो है ये कोई वर्ब नहीं है, ये एक इन्फिनेटिव है। ये किसी की वर्ब नहीं बन सकता, मेन वर्ब कभी सेंटेंस में बन ही नहीं पाएगा। 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करती है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने का काम करती है। बाद में बता दूंगा ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, अभी ये समझ लो ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसकी वर्ब अभी तक नहीं मिली। तो व्हाट हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ही हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब होगी वांटेड, वर्ब नंबर 2। ये हो गया इन्फिनेटिव, ये एक्चुअल में काम कर रहा है नाउन का। ही वांटेड टू डू, व्हाट डू यू वांट? आई वांट एन एप्पल। व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू गो। भाई मुझे एप्पल चाहिए, तो एप्पल मेरी वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मुझे यहाँ से जाना है, आई वांट टू गो, टू गो नाम का इन्फिनेटिव मेरी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ड से रिप्लाई कर रहा है इस वर्ब का नाउन इन्फिनेटिव यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे रखिए एक और वर्ब, ये वर्ब बनेगी सब्जेक्ट नंबर 1 की। आ रही बात समझ में? व्हाट ही वांटेड टू डू वर्ड। अब देखो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ क्या आ रहा है? वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव जो है फिर से। बी फैमिली की वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर जब भी मेन वर्ब बन के आ जाए तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेती हैं। आई एम गुड, यू आर ए सोल्जर, शी इज अ टीचर, ही इज़ हैप्पी, है ना, दे आर सैड। तो इज, एम, आर, वॉज, वर अपने बाद में नाउन प्रोनाउन को लेते हैं, और कैसे लेते हैं? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के, एडजेक्टिव को भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सर कोई बात नहीं, लोड मत लो, बेसिक्स कभी पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से जो है डॉट्स क्लियर होंगे, है ना। इसको अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो भी सेंटेंस आप समझ सकते हो। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा टू कैश।
ऑन प्रेपोजिशन है, कैश ऑन का मतलब है किसी का फ़ायदा उठाना, इसका ऑब्जेक्ट है वेव। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्ट। अब देखो सपोर्ट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया, ऊपर व्हाट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही क्या है, कंजंक्शन और नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। तो ये बन जाएगा दैट सब्जेक्ट नंबर 3। वर्ब बन जाएगी वुड हैज़ लेट, वर्ब नंबर 3। दैट आया है सपोर्ट के लिए, ऑफ कोर्स सपोर्ट दैट वुड हैज़ लेट। अब लेट किसको करना है, लेट करना है अपनी पार्टी को। लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है पार्टी, हिज एडजेक्टिव है, पार्टी को मॉडिफाई कर रहा है। और किस काम के लिए लेट करना है, टू इन्वेड, इन्वेड करने के लिए। ये इन्वेड जो है ना, इस पार्टी नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है। प्लीज लेट मी गो, प्लीज परमिट अस टू एंटर द एग्जाम हॉल, प्लीज अलाउ अस टू इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ। तो इस तरीके से लेट, परमिट, अलाउ अपने बाद में एक नाउन लेते हैं जिसको इजाज़त मिलती है, और फिर एक वर्ब बताई जाती है किस काम की इजाज़त मिल रही है। तो वो काम जो है इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव काम करता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इन्वेड किसको करना है, इन्वेड करना है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को। इन्वेड इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड एक नाउन है, ऑपोजिशन यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो ऑपोजिशन के हैं। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्शंस। इलेक्शंस आने वाले हैं, अपकमिंग है, नेक्स्ट है। इस इलेक्शंस के लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है, अपकमिंग नाम का एडजेक्टिव। एक बार रिपीट कर दूं, फिर इसमें एरर्स निकालेंगे। सब्जेक्ट नंबर 1 व्हाट, सब्जेक्ट नंबर 2 ही, अरे यार, सब्जेक्ट नंबर 1 व्हाट, सब्जेक्ट नंबर 2 ही, सब्जेक्ट नंबर 3 है दैट। व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसलिए 2 कंजंक्शन और 3 सब्जेक्ट आपको मिल गए। आगे बात समझ में। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब है वर, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है वांटेड, सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब है वुड हैज़ लेट। अब ये टू कैश जो है और टू डू जो है, दोनों इन्फिनिटिव है। ये है नाउन इन्फिनिटिव, ये है एक नाउन का काम करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों इन्फिनिटिव है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेव, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सपोर्ट। लेट जो किया गया इसकी पार्टी को किया गया, लेट से इसकी पार्टी इसका ऑब्जेक्ट बन गया। हिज एक एडजेक्टिव है, उसने पार्टी को मॉडिफाई कर दिया। लेट क्या किया गया, लेट किया गया इन्वेट करना। टू इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, पार्टी को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, इस पार्टी से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव बन के। इन्वेट किसको करना है, इस इन्फिनिटिव ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग होल्ड को, जिसने व्हाट का रिप्लाई किया वही वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव सेमी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन है तो सही वर्ब। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है व्हाट से रिप्लाई करने वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम का नाउन। ऑपोजिशन से एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्शंस। अपकमिंग आने वाले इलेक्शंस की बात कर रहा है, एडजेक्टिव है, इलेक्शंस को मॉडिफाई कर रहा है। चलो एरर निकालें इसमें। पहली एरर है सर, व्हाट की वर्ब आपने दे रखी है प्लूरल। याद रखें, जब भी इस तरीके से आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिले जो एक क्लोज से जुड़ा हो, व्हाट ही वांटेड टू डू, तो यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और बना देता हूँ मैं, व्हाट आई वांट इज या आर योर सपोर्ट। जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट, वो है आपका सपोर्ट। अब यहाँ पे आर लगाऊं या इज लगाऊं, भाई व्हाट आई वांट आप देख रहे हो ये पूरा क्लोज बन रहा है। जब भी आप वर्ड से ऐसे क्लोज बनाए ना, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लुरलिटी की फीलिंग आ ही नहीं रही। जो मुझे चाहिए वो आपका सपोर्ट है ना। तो इस तरीके से देखोगे तो व्हाट ही वांटेड टू डू वाज, ना कि वर। एरर नंबर 1। एरर नंबर 2, ये बड़ी कॉमन सी एरर है मेरे ख्याल से, एक सेकेंड रुकना, हाँ, मॉडल की। देखो एरर क्या कहती है, इंग्लिश में कुछ मॉडल वर्ब्स हैं 13 के करीब। इन मॉडल वर्ब्स के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आप यूज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कैसा भी रूल अंग्रेजी का फंस रहा हो, मॉडल के बाद में अगर मेन वर्ब आएगी तो आएगी वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। रश्मि ट्रेवल्स फॉर 15 डेज एवरी मंथ। रश्मि ट्रैवल करती है हर महीने में 15 दिन। रश्मि के हिसाब से वर्ब आई है ट्रैवल्स, पीछे एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है। इतना तो समझ ही गए आप। वैसे ही वी ट्रैवल फॉर 15 डेज एवरी मंथ, हम ट्रैवल करते हैं 15 दिनों के लिए हर महीने। तो वी के हिसाब से ट्रैवल लगाया गया है, पीछे का एस निकाल दिया गया है, सिंगुलर न रख के इसको प्लूरल बनाया गया है। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं दोनों ही केस में, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लूरल वर्ब, यहाँ पे एस, यहाँ विदाउट एस। लेकिन अब देखो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। शालिनी कैन ट्रैवल या ट्रैवल्स फॉर 15 डेज एवरी मंथ। शालिनी ट्रैवल कर सकती है हर महीने 15 दिन। अब शालिनी के लिए क्या लगना चाहिए, रश्मि के लिए ट्रैवल्स लगा है ना, तो शालिनी के लिए भी ट्रैवल्स लगाओ, नहीं। अब आ चुकी है बीच में कैन, और कैन क्या है, कैन एक मॉडल वर्ब है। तो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, यूज टू, इन वर्ब्स जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लगाया जाता है। तो अब शालिनी को मत देखो, शालिनी का मुंह मत देखो, अब यहाँ पे आपको अगेन ट्रैवल ही चूज करना है वर्ब की बेस फॉर्म को, जिसके पीछे एस ना आ रहा हो।
तो बस ये स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है बच्चों की कि सर शालिनी के साथ में ट्रैवल कैसे आ गया। जैसे ही मॉडल सेंटेंस में आई है हेल्पिंग वर्ब बन के, मेन वर्ब से सेंटेंस का कनेक्शन, सब्जेक्ट का कनेक्शन टूट जाता है। अब वो जो मॉडल वर्ब है ना वही डिसाइड करेगी मेन वर्ब की फॉर्म को, ना कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। वैसे ही सम ऑफ अस में डिज़ाइन या रिजाइन्स फ्रॉम द जॉब, हम में से कुछ लोग रिज़ाइन कर सकते हैं इस जॉब से। देखो सम ऑफ अस के हिसाब से भी रिज़ाइन आना चाहिए और मे के हिसाब से भी रिज़ाइन आना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे सम ऑफ अस की जगह पे ही लिखा होता तब भी रिज़ाइन ही आएगा, रिजाइन्स नहीं आएगा। फॉर्मूला समझ लो, मे आ गया ना, मे आ गया ना, कैन आ गया ना, तो ट्रैवल ही आएगा, रिज़ाइन ही आएगा। ट्रैवल्स या रिज़ाइन्स नहीं आ सकता। वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है, वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जिसके पीछे एस ना लगाओ। द CEO ऑफ कंपनी शुड हैव या शुड हैज़ रिजाइंड, कंपनी के CEO को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। शुड हैव प्लस में V3, ऐसा होना शुड से चाहिए था, है ना। ये करवा चुके हैं आपको स्ट्रक्चर्स में। कुड हैव V3 ऐसा हो सकता था, वुड हैव V3 ऐसा होता, शुड हैव V3 ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे शुड के बाद में हैव लगेगा ना कि हैज़ लगेगा, क्योंकि हैव फैमिली का जो बेस फॉर्म है वो हैव ही है। आगे बात समझ में, हैव फैमिली है ना, उसमें 3-4 वर्ब्स हैं, हैज़ भी है, हैव भी है, हैड भी है ना, पर बेस फॉर्म कौन है, हैव खुद है। तो यहाँ पे शुड के बाद में बेस फॉर्म होगी शुड हैव, ना कि शुड हैज़। चाहे CEO सिंगुलर है फिर भी यूज़ करेंगे हैव को। तो वही यहाँ होना है सर, यहाँ पे भी वही होना है। हुआ यही है कि यहाँ पे वुड के बाद में आपने लगा रखा है हैज़, जो कि गलत है। सपोर्ट सिंगुलर होगा लेकिन वुड के बाद में आपको हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल अपने बाद में बेस फॉर्म को लेती है। तो एरर नंबर 2 हो गई। एरर नंबर 3 सीधी सीधी है वोकैब की, जो आपको मैंने कैश ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब करवाई, एक्चुअल में सही फ्रेजल वर्ब है कैश इन ऑन। किसी चीज़ पे मौके पे चौका मारना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी सिचुएशन से एडवांटेज लेना, तो आप क्या करेंगे, कैश इन ऑन करेंगे, ना कि कैश ऑन करेंगे। जैसे फार्मा कंपनियों ने कोविड में खूब फ़ायदा उठाया, तो फार्मा कंपनीज कैश्ड इन ऑन द कोविड पैंडमिक, ठीक है ना। कैश इन ऑन, याद रखेंगे इस फ्रेजल वर्ब को, इन लगाना था बीच में, वो कैप की गलती है। अब दिखा देता हूँ आपको लास्ट और चौथी एरर जो बनेगी लेट नाम की वर्ब से। एरर क्या है सर, इंग्लिश में 2 वर्ब्स हैं, लेट और अलाउ, और अलाउ के साथ में परमिट भी मान लो, ठीक है। लेट, अलाउ और परमिट का एक ही काम है, किसी को किसी काम को करने की इजाज़त देना, उसको परमिट करना, ठीक है, आज्ञा देना। लेकिन लेट जो है ना, लेट ये अलग तरीके से चलती है, अलाउ और परमिट जो है ये अलग तरीके से चलती हैं। तरीका क्या है इनका, अलाउ परमिट जो है ना इनके बाद में आता है वर्ब का टू इन्फिनेटिव, और लेट के बाद में आता है वर्ब की बेस फॉर्म। याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिगर वर्ड है लेट, जहाँ भी अंग्रेजी में आपको लेट नाम का वर्ड दिखे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है। आपके एग्जामिनर को भी यही फॉर्मूला है, बार बार आपको हर एग्जाम, भाई अंग्रेजी के रूल्स तो सीमित ही है ना, एग्जाम तो हर साल हो रहे हैं 50-100, तो यही फॉर्मूले बार बार जो है रिपीट होते हैं, है ना। तो आपके एग्जामिनर के पास भी लेट के पास कोई और रूल नहीं है आपको देने के लिए, तो याद रखो कि लेट से ये रूल हमेशा ट्रिगर होता है। एन एंग्री मॉब ऑफ विलेजर्स डिड नॉट अलाउ या डिड नॉट परमिट द मिनिस्टर टू एंटर द विलेज। एक बहुत ही क्रोधित, एंग्री या गुस्से भरी भीड़ ने विलेजर्स की अलाउ नहीं किया, परमिट नहीं किया मिनिस्टर को एंटर करने में, विलेज के अंदर घुसने में, गांव के अंदर। देखो अलाउ परमिट, जिसको परमिट या अलाउ किया गया उसका नाम लिखा गया नाउन फॉर्म में, और उसके बाद में वर्ब का टू इन्फिनेटिव लगाया गया, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अलाउ परमिट के बाद में टू इन्फिनेटिव आता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा हो ना, डिड नॉट लेट द मिनिस्टर टू एंटर द विलेज, ये गलत हो जाएगा। लेट का मीनिंग भी वही है, अलाउ और परमिट वाला सेम टू सेम मीनिंग है, लेकिन ये लेगा वर्ब की बेस फॉर्म को बिना टू के। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट द मिनिस्टर एंटर द विलेज। आगे बात समझ में, यहाँ लगा के देखो इस फॉर्मूला को, दैट वुड, यहाँ पे हैव आना था, एरर नंबर 2 या 3 जो भी थी, लेट हिज पार्टी। अब बताओ टू इन्वेट लगाएं या इन्वेट लगाएं, लेट आ गया, टू को निकाल दो, है ना। या तो इस लेट की जगह लिख दो दैट वुड हैव परमिटेड या अलाउड, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या तो वो लिख दो फिर टू को पढ़ा रहने दो। पर अगर ये लिखा है तो फिर इसको निकाल के इन्वेट लिखें बेस फॉर्म को। तो यही इसमें 4 एरर्स हैं। पहली एरर दिस वन, दूसरी एरर हैज़ की जगह पे हैव आएगा, दिस वन। तीसरी एरर कैश ऑन की जगह कैश इन ऑन आएगा। चौथी एरर लेट की वजह से टू इन्वेट की जगह इन्वेट आएगा। चलिए यहीं रैपअप करेंगे आज के सेशन को। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज क्विज, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ब्रेक करना है। अगली क्लास जब भी होगी नेक्स्ट वीक ही करेंगे, इसी क्लास से इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे।
इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसमें जो भी एरर्स है वो भी मैं डाल रहा हूँ, चेक करके मुझे बताना कितनी एरर्स आपको मिली आउट ऑफ 4 या 5 जो भी एरर्स इसमें रखी हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस सेशन को। यूट्यूब पे यूनिक है सेशन, मैं जानता हूँ, अगर आपको भी लगता है जरूर से इसको दूसरे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।